पॉडकास्ट ऐसा नहीं कि आज पॉडकास्ट डाला और आपका वायरलिटी हो गई, देख लिया सबने, अब वो सिनेरियो खत्म हो गया। डेली बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें एक लिमिट तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन जब वो ओवर द लिमिट जाती है तो उसकी वजह से आपका मोटापा आना, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब परेशानी होती है। क्या क्या 4 चीज़ होनी चाहिए बेटर लाइफस्टाइल के लिए? बैलेंस डाइट, सेकंड इज एडिक्वेट स्लीप, थर्ड इज एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ एनी बॉडीली मूवमेंट, और चौथा है स्लीपर्स पहननी है, क्रॉक्स पहननी है। किसी के लिए लेदर शूज़ कंफर्टेबल है, किसी के लिए स्पोर्ट शूज़ है। ऐसे ही कुछ रोबोट के साथ है। लोगों को नी प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। विद इन 24 आवर्स पेशेंट वॉक करना स्टार्ट करता है। इसमें हम मल्टी मोडल पेन किलर्स होते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, जिससे कि पेशेंट ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलियर के चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे, या अभी जैसे रोबोटिक आ गए तो उससे कम हो गया फेलियर के चांसेस? आपने आगरा में ही एडवांस रोबोटिक सर्जरी सेंटर बनाया, वहीं क्यों बनाया? दिल्ली में, मुंबई में, बड़ी जगह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप तो डॉक्टर मेगल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू अभिषेक जी। ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं आज आपके पॉडकास्ट पे आ पाया हूँ, और मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी लोगों को कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और कुछ नॉलेज उनकी एनहांस होगी रोबोटिक्स और नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, और आपका ये प्लेटफॉर्म काफ़ी लोगों तक रीच कर पाएंगे इसके थ्रू हम, जिससे कि लोगों को एनहांस कर सकें उनकी नॉलेज, और कुछ मिथ्स है जो उनके ब्रेक कर सकें। परफेक्ट है। तो आज अपन इस पॉडकास्ट में नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनका घुटने दर्द होते हैं बिल्कुल 40s 50s के बाद में, अगर उनको चलने में परेशानी आ रही है तो उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या सर्जरी होती है उसके बारे में बात करेंगे, रोबोटिक्स ने क्या रोल प्ले किया है इसके अंदर, वो भी बात करेंगे। बट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, 2-5 मिनट पहले अपन ने एक बात करी थी कि लोग पॉडकास्ट अवेयरनेस बढ़ाता है, तो ऑडियंस को भी मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें, पॉडकास्ट ऐसा नहीं कि आज पॉडकास्ट डाला और आपका वायरलिटी हो गई, देख लिया सबने, अब वो सिनेरियो खत्म हो गया। अभी क्या है, जैसे अपन ने आज है कि बात कर ली, आज अपन ने रोबोटिक्स पे बात कर ली, अपन ने कि जब घुटने में दर्द होता है तो सर्जरी कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए। तब जब किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो सर्च करेगा कि यार नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स में क्या क्या होती है, क्या बातें है, कौन से डॉक्टर है, कहाँ अवेलेबल है, किस जगह पे जाऊँगा तो बेस्ट रहेगा। चाहे उसकी सिटी में नहीं हो, बट उसको प्री एडवांस इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो फाउंडर्स जिनकी शुरुआत मैंने इसलिए करी थी कि नॉलेज का भंडार एक बार हम भर दें यूट्यूब पे। बहुत ऑलरेडी ख़राब कंटेंट है, थोड़ा अच्छे कंटेंट भी हम, अगर 1000 में से 200 कंटेंट हमारा होगा अच्छा कंटेंट, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसको उसकी वैल्यू ही होगी डेफिनेटली। तो सर, आपने आगरा में ही एडवांस रोबोटिक सर्जरी सेंटर बनाया, वहीं क्यों बनाया? दिल्ली में, मुंबई में, बड़ी जगह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप तो स्किल्ड डॉक्टर हो। यस, ये एक्चुअली ये जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि आगरा में ही क्यों। एक्चुअली मैं आगरा बेस्ड हूँ। मैंने अपनी सारी हायर एजुकेशन दिल्ली, जोधपुर, मुंबई, पुणे में की। तो उस समय काफ़ी लोग सोचते हैं कि उसी जगह सेटल हो जाएं, क्योंकि उधर सारी टेक्नोलॉजी है, सारे एडवांसमेंट हैं और सारी बेटर फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो मेरा एक पहले से थोड़ा एम था, जब मैं डॉक्टर बनना ही चाह रहा था कि आगरा के लिए भी कुछ करना है। और जब मैं आगरा शिफ्ट हुआ, मेरे को अराउंड 2.5 ईयर्स हो गए, तो प्रैक्टिस मैंने शुरू करी ऑर्थोपेडिक्स। तो मैंने देखा कि मैं सबको सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो सर्विसेज पेशेंट डिज़र्व करता है आगरा सिटी में या 2 टायर सिटीज़ में, उस सर्विसेज के लिए उसे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल करके मान लो सर्जरी करा भी लेता है दिल्ली, मुंबई में, लेकिन उसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। कोई भी सर्जरी का सिर्फ सर्जरी कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एक बार दिखाना डॉक्टर पे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो फॉलोअप में जो उनका टाइम वेस्ट होता है, जो उनकी फैमिली का टाइम वेस्ट होता है, जो उनका रेगुलर टी डिस्टर्ब होती है, उस सब को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो हॉस्पिटल है, गोयल सिटी हॉस्पिटल, और मेरे फादर भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर मुकेश गोयल, तो हम दोनों ने डिसाइड करा कि आगरा में जो टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट चल रही है, वो आगरा को प्रोवाइड करनी चाहिए। और इससे जो पेशेंट्स को तो एडवांटेज है ही। पेशेंट जो बाहर ट्रैवल कर रहा था, हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करा, और 1 साल में हमने देखा जो पहले आगरा के नंबर्स अराउंड 100-150 होते थे, आज वो 300-350 क्रॉस कर चुके हैं नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि
लोगों को वो सर्विसेज मिल रही हैं जो पहले आगरा में नहीं थी, तो उसके लिए वो दिल्ली, वो सब बाहर जाते थे। जयपुर, ऐसी सिटीज़ को, मेट्रो सिटीज़ को उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। केसेस तो होते थे मतलब। केसेस आगरा में होते थे, लेकिन जो मेजर केसेस थे वो मेजर सिटीज़ में होते थे, क्योंकि फैसिलिटीज़ उन्हें चाहिए। रोबोटिक्स आए हुए लगभग 6-7 साल हो गए, तो उन्हें वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ मिल पा रही थी। ठीक। लेकिन आगरा शहर में अगर सेम सिटी में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ जब मिलेंगी, तो पेशेंट डेफिनेटली प्रेफर करेगा कि अपनी सिटी में, क्योंकि ईज़ी फॉलोअप रहेगा और उनका टाइम कंज्यूम भी कम होगा और वो थोड़ा बेटर भी फील करते हैं। और दूसरा जो मेन मोटिव था हमारा, एक तो पेशेंट रिलेटेड था कि पेशेंट को तो हम दे ही रहे हैं जो सर्विसेज हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। जो मेरा एम था कि एक मेडिकल हब आगरा को क्रिएट करना है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर हमारे पास हाई लेवल फैसिलिटीज़ होंगी तो जो डॉक्टर्स हैं ट्रेन करने के लिए, जैसे मैं भी दिल्ली गया, फिर मुंबई गया, फिर पुणे गया, तो वो जो मैंने जो ट्रेनिंग ली रोबोटिक्स की गुड़गांव में ही ली है फोर्टिस में, तो वो सर्विसेज अगर मैं आगरा में दूं, तो जो यंग बडिंग सर्जन्स हैं जो अभी आने वाले हैं, उन्हें वो एजुकेट कर पाऊंगा और ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, जिससे कि वो लोग भी सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और अपनी पेशेंट्स को बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएँ। तो इट्स सर मतलब 2 एडवांटेज व्हिच वी थॉट वील बी गिविंग टू आगरा, one for the patients and one for the new upcoming doctors who will be able to use the technology in future for them as well. अच्छा डॉक्टर, ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है आप, Yes. तो रोबोट सर्जरी करता है कि डॉक्टर सर्जरी करता है? जो सब लोग का एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि रोबोट सर्जरी करता है। हाँ। लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में कि ऐसा कोई सर्जरी नहीं है जो कोई सर्जन के बिना हो सके। सर्जन का मतलब ही है कि वो सर्जरी करेगा। लेकिन टूल्स आते हैं, पहले नेविगेशन आता था, नेविगेशन सिस्टम आते थे कि वो आपको गाइड करते थे। ऐसे ही अब एडवांसमेंट आए, रोबोट्स आए, तो रोबोट्स एक गाइड की तरह हेल्प करते हैं। दे आर एज अ टूल इन योर ओटी। जैसे हम एक्सरे मशीन होती है कि एक्सरे दिखाते हैं, हड्डी कितनी टूटी या नहीं टूटी, एक्सरे बताएगा, लेकिन इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। ऐसे ही रोबोट है कि वो आपको गाइड करेगा पूरी सर्जरी के दौरान कि कैसे सर्जरी हम बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं, कितना मिनिमल कट कर सकते हैं बोन्स को। लेकिन सर्जरी सब कुछ सर्जन को ही करनी पड़ेगी। ऐसा कोई रोबोट नहीं है जो सर्जन को ओवरटेक कर पाएगा, ना अभी है, ना कोई फ्यूचर में आने वाला है कि सर्जन के बिना कोई सर्जरी हो पाएगी। तो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक में, ट्रेडिशनल में क्या लिमिटेशन है जो रोबोटिक सिस्टम से सॉल्व हो गए, क्या फास्टर हुआ? तो ट्रेडिशनल से रोबोटिक में ट्रांजिशन क्यों आया, ये समझना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हर जो इंसान है, हर जना डिफरेंट है एक दूसरे से, तो हर जने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर जने की एनाटमी डिफरेंट है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है, तो हर जने की वॉकिंग, उसके क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट है। जब हम ट्रेडिशनल करते हैं तो सबको सेम रिजल्ट देते हैं कि 100 लोगों को एक में कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट है सबको सेम मिल रहा है, सबकी स्ट्रेट नीज कर दी, सब सीधे चलेंगे। लेकिन ऐसा सबके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा टेढ़ापन में ही अच्छा लगता है, कुछ को बाहर की तरफ टेढ़ापन में अच्छा लगता है, तो ऐसे हर जने की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में जिमिंग करनी है, रनिंग करनी है, तो वो अलग पेशेंट्स हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ बेसिक लाइफस्टाइल है अपनी, 70 प्लस हैं, कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाएँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। कुछ यंग पेशेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर हमें चाहिए, तो हम ट्रेडिशनल सर्जरी पे से वो नहीं दे पा रहे थे अभी तक, क्योंकि देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन, सी पे क्लासिफिकेशन, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें बताया गया कि 9 तरह के डिफरेंट नीज़ होते हैं, नी जॉइंट, और हम ट्रेडिशनल के थ्रू सबको 5 नंबर पे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन रोबोट के थ्रू हम सबको उसके जो नंबर पे थे, वो कोई 1 नंबर का है तो उसे 1 नंबर के रिजल्ट्स में दिया, कोई 6 नंबर पे है तो उसे 6 नंबर पे ही रखा। तो ये जो मेन शिफ्ट आया है और जो रिक्वायरमेंट्स पेशेंट्स की देखने को मिली हैं, उसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस हुई है टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम सेम रिजल्ट्स दे पाएँ उन्हें, और उन्हें वो फैसिलिटी जो वो चाहते हैं वो फिर से वैसे कर पाएंगे। मतलब कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन यू कैन से, कि जूता अगर आपको लेदर का शूज़ पहनना है, स्पोर्ट शूज़ पहनना है, या आपको स्लीपर्स पहननी है, क्रॉक्स पहननी है, वो आपको डिसाइड करनी है। सब लोग को लेदर शूज़ नहीं बना सकते, ठीक है। सबको स्पोर्ट शूज़ नहीं बना सकते। किसी के लिए लेदर शूज़ कंफर्टेबल है, किसी के लिए स्पोर्ट शूज़ है। ऐसे ही कुछ रोबोट के साथ है। तो जैसे आपने बोला कि सबको स्ट्रेट नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सबके प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं, रुचि अलग होती है। तब एक प्रोफेशन की बात आती है, जैसे अभी पॉडकास्ट ही चल रहा है, तो लोग बैठ के पॉडकास्ट करते हैं मेरे जैसे, 8-8 घंटे पॉडकास्ट कर रहे हैं,
और दूसरा है जो आईटी वाले हैं, तो बिल्कुल। उनको तो सीट से खड़े होकर तो कोडिंग नहीं करते मतलब ज़्यादातर लंबे टाइम तक। और आईटी इंडस्ट्री आज की तो नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रही है, पॉडकास्ट अब जो अभी आया तो वो लोग बैठ के ही काम कर रहे थे काफ़ी सालों से। तो उनको क्या वास्तव में नी प्रॉब्लम होता है, यस। सब लोगों को होता है या फिर सब लोगों को नहीं होता है? अच्छा, देखिए जो अब हमारा आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है लास्ट 20-25 ईयर्स में, काफ़ी आपकी जॉब्स देखे जाएंगे या डिफरेंट कल्चर आ गया है जिसमें सिटिंग टाइम इंक्रीज़ होना है, स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें जो पहले देखा गया है कि लोगों को नी प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। जो प्रीवियस जनरेशन थी वो एक्टिव थी, अभी जो जनरेशन है वो इनएक्टिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ज़्यादा जा रही है, क्योंकि उनके सिटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा है, सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, प्लस उनकी आइस में स्ट्रेन ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, एंजाइटी लेवल्स बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, स्लीप टाइम तो उनका ख़त्म ही हो गया है। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुई हैं और जो अभी बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी वजह से नी प्रॉब्लम्स और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब ओबेसिटी, जैसे मोटापा जिसे कहते हैं हम, तो मोटापा भी एक एपिडेमिक बनता जा रहा है, बीमारी बनता जा रहा है। वो बीमारी इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी डिग्रेड हो गई है। तो जैसे मोटापा आता है वैसे ही आपकी बॉडी पे लोड आता है, उसकी वजह से बीपी की परेशानी, शुगर की परेशानी, हार्ट की परेशानी। अब देखेंगे आजकल 10-15 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक आ रहा है, जो पहले 50-60 साल में देखा जाता था। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारी डिग्रेड हो रही है, वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है। बट ओबेसिटी क्या मतलब खाते पीते घर के बच्चे हैं आजकल तो सब, क्योंकि सब पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो ओबेसिटी बीमारी कैसी हुई? वो तो खाते पीते घर के बच्चे हैं ना। ये लोग समझ ये नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि खाते पीते घर के हैं तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। ओबेसिटी क्या है कि आपका मोटापा ज़्यादा है, मोटापा की वजह से जो परेशानियां हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। आप खाते पीते हैं लेकिन आपको अपनी बैलेंस डाइट पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोसेस फूड है, पहले हम नेचुरल फूड्स पे ज़्यादा फोकस थे, अब प्रोसेस फूड्स बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, एरेटेड ड्रिंक्स इंक्रीज़ हो गई हैं। उसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो इनके लिए इतना अडेप्टेबल नहीं है कि आप रेगुलरली, जैसे आप जो भी जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ता है, तो डेली बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें एक लिमिट तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जब वो ओवर द लिमिट जाती है तो उसकी वजह से आपका मोटापा आना, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब परेशानी होती है। और ये सब फाइनल परेशानी लेके आपकी हेल्थ को ओवरऑल इफ़ेक्ट करती है। और फाइनली हमारे जो नी घुटना जो है उसे वो बेयर करना पड़ता है आपका वज़न। एक आपका एक या किलो भरने पे लगभग 3-4 किलो का वज़न एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हमारे घुटने पे। समझ रहे? तो फिर फाइनली जाके उसे सारा लोड झेलना पड़ता है। हम तो कुक लेकर चलते हैं सर। हाँ सर, हम तो कहीं भी जाएंगे तो कुक लेके तो जाएंगे। यू आर अ प्रिविलेज वन कि यू आर हैविंग अ कुक, लेकिन बिना उनके जाएंगे नहीं। जनरल पॉपुलेशन आई डोंट थिंक देयर। मैं भी जनरल पर्पस में हो सर, पर मेंटेन करना पड़ेगा उसको। नहीं, वो अच्छी बात है अगर आपके पास कुक है जो आपके लिए स्पेसिफिकली कुक, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर पा रहा है। लेकिन बहुत जो मेजर पॉपुलेशन है आगरा की, मतलब आगरा सॉरी, इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ शायद नहीं है अभी, और वो ऑर्डर करते हैं या मील स्किप करते हैं और रैंडम फूड्स लेते हैं या स्ट्रीट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी रैपिडली आ रहे हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादा ओबेसिटी वाले पेशेंट आते हैं कि किस टाइप के पेशेंट आते हैं, मतलब कौन सी उम्र के जो टाइप का इलाज का? नी की प्रॉब्लम्स है मेनली हर एज कैटेगरीज में होती हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है वो अलग अलग होती हैं। जो आर्थराइटिस है जिसमें घुटने का घिसाव जिसे कहते हैं, वो जनरली एल्डरली पॉपुलेशन में देखा जाता है 50, 60, 70 की एज में। और जो अर्ली एज में जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें और परेशानीज होती हैं, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी या आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ही उनके जो डाइट की इश्यूज़ हैं या ओबेसिटी है, तो उस वाले पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन में ज़्यादातर वो देखा जाता है। यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है। ओबेसिटी वाले फिर भी कम है अभी क्या मतलब? अभी हाँ, ये मतलब जब वो मतलब 50-60 पहुंच जाता है, जब तब पेट हो जाता हाँ, है, तब तो ज़्यादा problem ऑटोमेटिकली, होती है। यस डेफिनेटली तक उन्हें बीपी शुगर भी बढ़ चुका होता है उनका, और ये सारी बीमारियां और उनके साथ तो जितने भी टेस्ट। डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको क्या ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेफर रहता है उनके लिए? हाँ, ये रिस्क कम रहता है उसके साथ? इसमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और कन्वेंशनल में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हाइपरटेंशन या बीपी या शुगर वाले जो मरीज हैं उनको कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं रोबोटिक्स के दौरान। एक मेजर एडवांटेज ये है कि इसमें जो हम सॉफ्ट टिश्यू है वो कम रिलीज करते हैं, सिर्फ बोन पे फोकस रखते हैं ज़्यादातर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीलिंग बेटर होती है। जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें हीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब उनकी हम
टिश्यू को ही कम डैमेज करते हैं तो उनकी हीलिंग बेटर होती है। हम ब्लड लॉस इसमें कम होता है तो ब्लड लॉस कम होने की वजह से उनकी रिकवरी बेटर होगी। तो ओवरऑल जो ब्लड लॉस हो रहा है और जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू रिलीज है वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे पेशेंट को एडवांटेज मिल रहा है। और उसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल स्टे है, ट्रेडिशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में देखा जाए तो हम सेकेंड या थर्ड डे पे पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो जब हॉस्पिटल स्टे कम होता है तो हॉस्पिटल रिलेटेड इश्यूज भी उन्हें कम फेस करने पड़ते हैं, जो बीपी शुगर वाले पेशेंट को कन्वेंशनल सर्जरी में ज़्यादा फेस करने पड़ते थे। तो इससे ओवरऑल उन्हें एक क्लब्ड एडवांटेज मिलता है जो उन्हें फ्यूचर में हेल्प। ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलियर के चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे, या अभी जैसे रोबोटिक आ गए तो उससे कम हो गया फेलियर के चांसेस, फेलियर या के फेलियर होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, फेलियर नहीं होता है। कोई भी हम सर्जरी करेंगे उसके रिस्क होते हैं। और रोबोट जैसे मैं बताया एक एसेसरी टूल है, वो जो सर्जन यूज़ कर रहा है सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है कि उसके क्या क्राइटेरियाज थे, वो कैसे उसे यूज़ कर रहा है। तो फेलियर दोनों सर्जरीज के हैं। रोबोटिक से फेलियर कम हो गया है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप एक पेपर लीजिए और उस पर लाइन बनाने की कोशिश कीजिए। आप 10 बार मैं चाहूँगा कि एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखाओ, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये 100% स्ट्रेट नहीं है अभी। आप ऐसे 100 बार कोशिश करोगे तो एक बार आपकी 100% स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ट्रेडिशनल सर्जरी ऐसी है कि आपने अपनी माइंड सेटअप से सर्जरी करी, आपने सोचा बेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन हर बार बेस्ट नहीं होगा, वो कुछ बार ही बेस्ट होगा। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास एक रूलर होता, स्केल होता, तो आप हर बार ही स्ट्रेट लाइन बना रहे होते। मान लो ऐसा ये मैंने एक रूलर बना दिया इस पे। हाँ, तो आप इस पे अगर कोशिश करेंगे तो आपके पास हर बार ही स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ, हर बार आएगी। सो दिस इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो आपके पास अगर टूल है तो आप उससे यूज़ करके अपने पेशेंट्स की रिकवरी और पेशेंट्स को बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। तो जो कॉम्प्लिकेशंस पहले हो रही थी उससे हम कम कर पा रहे हैं। जो पेशेंट्स को पहले प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो कम फेस करनी पड़ रही है। रिकवरी टाइम बेटर हो गया है, ब्लड लॉस कम हो रहा है, पेशेंट जल्दी घर जा रहा है, जल्दी रिकवरी कर रहा है। बेस्ट पार्ट इसमें ये लाइफस्टाइल सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट। तो लाइफस्टाइल सर्जरी का मतलब क्या है कि उसकी लाइफस्टाइल में वापस जल्दी जाना। कोई अर्निंग मेंबर है आपका और 1.5 महीने तक घर पे ही रखा है तो उसका 1.5 महीने का वो फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। लेकिन इसमें अगर आप 2 हफ्ते के बाद वो अपना काम कर पा रहा है तो उसे 1 महीने का वो भी एडवांटेज मिल रहा है। तो ये प्रिसीजन एक्यूरेसी अगर हम दे पा रहे हैं पेशेंट को तो उससे ओवरऑल एडवांटेज उन्हें मिल रहा है। मगर रनिंग कर पाएगा, मतलब रनिंग कर नी पाएगा रिप्लेसमेंट, मतलब ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद में रनिंग डेफिनेट। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगता है दौड़ेगा तो कोई नहीं, पर हाँ, दौड़ेगा कोई नहीं लेकिन वो चाहेंगे तो दौड़ सकते हैं सब कुछ अंदर। क्योंकि एक डॉक्टर है हमारे आगरा में, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था अराउंड 15 ईयर्स अगो एंड ही इज़ नाउ प्लेइंग बैडमिंटन एंड क्रिकेट विद अस। सो आई हैव मैनी एग्जांपल्स हु आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। मैराथन्स अरेंज हो रही हैं आजकल, आप देखेंगे कि नॉर्मलाइज कर दिया सर्जरी को आप लोगों ने एकदम। नॉर्मलाइज नहीं, पेशेंट एक्चुअली पेशेंट को पेशेंट नहीं रहने देना है, हाँ, पेशेंट को उन्हें नॉर्मल लाइफ पे आना है। वापस जल्दी पहले recover पेशेंट से वो नॉर्मल पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो अपनी नॉर्मल सोशल एक एजेंडा होता है कि लोग बाहर जाते हैं टेढ़े पैर के साथ, चल रहा है भाई ये कैसा चल रहा है। मेल और फीमेल में मतलब किसमें नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होता है सर? फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि फीमेल्स में कुछ और एडिड एडिड फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेनोपॉज एक फैक्टर है, तो उसकी वजह से उनकी बोन्स थोड़ी वीक होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है फीमेल्स में, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब उनका मतलब मेनोपॉज मतलब जब उनका ब्लड आना रूटीन जो मंथली वो बंद हो जाता है तो उसके बाद बोन्स वीक होने लग जाते हैं। तो एट अ सर्टेन एज ऑफ टाइम जब वो 50 जब वो क्रॉस करते हैं, जब मेनोपॉज आता है उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं उसकी वजह से। उसको कोई रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसको रोकने के तरीके हैं। होते हैं लाइफस्टाइल में, कैसे Left- कुछ बता पाएंगे? लाइफस्टाइल के अलावा, लाइफस्टाइल तो है ही, लाइफस्टाइल में उसमें ये है कि उन्हें पहले तो मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। डिप्रेशन में काफ़ी जाती हैं पोस्ट मेनोपॉज के पेशेंट्स। उसके अलावा उन्हें डाइटरी चेंजेस लाने पड़ेंगे कि डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करने हैं। आजकल सीड्स जो कि काफ़ी फेमस हो रही हैं, उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। तो सीड्स लोग अभी तो सिर्फ खा रहे हैं, तो पता नहीं क्यों खा रहे हैं। पता नहीं चलता है, ऐसे ही खा रहे होते हैं। डॉक्टर ने वो किसी ने बोल दिया चलो ले आया, हाँ, वो किसी शॉप में गए, वहाँ पे जहाँ पे काजू बादाम सबसे महंगा ये आइटम है तो खा लिया। लेके आके हाँ। खाने लग गए। नहीं, उसका एडवांटेज है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल्स हैं, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलेगा। जैसे अब हल्दी का दूध सुनते थे हम, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी रूल्स हैं। हाँ, पीना चाहिए, हल्दी का दूध पीना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो पीना चाहिए, और कुछ ना कुछ हल्दी आपके डाइट में होनी चाहिए। जो आपका खाना जो भी बना रहा है तो उसमें हल्दी का यूज़ हो रहेगा तो अच्छा रहता है। ऐसे ही जिंजर है,
और आपकी गार्लिक है, तो ये सब के एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल्स हैं, तो इससे एडवांटेज मिलता है। जो डेली मतलब डेली डाइट में आप रखेंगे तो आपकी थोड़ी डाइट बेटर होगी और आपकी बॉडी भी थोड़ा फ्रेश फील करेगी। चलो मान लो ये कुछ नहीं खाते हैं, मतलब हल्दी वल्दी वाला जो हम तो कैल्शियम की टेबलेट ले लेंगे सर। मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मतलब मान लिया अपन ने, और कैल्शियम की टेबलेट मार्केट में मिलती है, बिल्कुल। तो वो लेने लग गया मैं, हाँ, तो काम हो जाएगा मेरा? नहीं होगा। क्यों, वो जरूरी है या कैल्शियम की नहीं, टेबलेट जरूरी है? कैल्शियम एक्चुअली कैल्शियम की टैबलेट लेने से आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, उसको चाहिए होता है विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के तो लिए। विटामिन डी इंजेक्शन लगवा लेंगे, वो भी इसके लिए किसको आधा विटामिन सी सिरप आता है, वो कितना 60,000 ml क्या उसको बोलते हैं? 60 जरूर ले लेंगे। वो भी पी लेंगे आप। अब बताइए। उसमें क्या है, जब आप कैल्शियम विटामिन डी का एक एडुकेट डोज है, आपकी बॉडी में अगर वो एक्सेस हो जाए तो आपकी बॉडी में और कॉम्प्लिकेशन। नहीं तो मान लो ऐसा करेंगे ना अपन, मैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराएंगे हर महीने की, बिल्कुल। तो पहले आज करा ली, हाँ, और क्या क्या डिफिशियंसी है, बिल्कुल। विटामिन डी की दवाई ले ली, एक कैल्शियम की ले ली, फिर वो 2 महीने बाद सब डेफिशिएंसी खत्म हो गई, फिर क्या करेंगे? फिर वापस में तो देखेंगे ना कि कौन सा कम है क्या है, उसका एक टेबलेट तो मार्केट में होगा सर ही, तो खाना खाने की क्या जरूरत है? ये भी एक एजेंडा है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही उनकी लाइफस्टाइल या उनकी डाइट इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपकी डाइट को सप्लीमेंट करेंगे। वो जो डाइट में डेफिशिएंसी है उन्हें सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं, वो दे आर नॉट कंप्लीट डाइट। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये खा लिया, कैल्शियम खा लिया, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि सिर्फ डाइट नहीं, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, आपकी वॉकिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट स्लीप, ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं वो एक साथ मिलके आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं और आपकी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। कोई बहुत अच्छी डाइट ले रहा है लेकिन सो नहीं रहा है, कितनी भी अच्छी डाइट ले ले नहीं होने वाला है। क्या क्या 4 चीज़ होनी चाहिए बेटर लाइफस्टाइल के लिए? बैलेंस डाइट, सेकंड इज एडिक्वेट स्लीप, थर्ड इज एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ एनी बॉडीली मूवमेंट जो 30 मिनट से 1 आवर आप कम से कम करें, और चौथा है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। एकदम मस्त रहेगा, अच्छे रहेगा सब पे। आजकल आप देखते होंगे लोग खाना तो खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लेकिन साइड में मोबाइल भी देख रहे हैं। इससे मेरे पॉडकास्ट में कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और बस मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा अकेला पॉडकास्टर होगा जो व्यूज़ की चिंता नहीं करता है। तो वो जो स्ट्रेस हमारा है, तो उससे हमारी डाइट भी उतना हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस्ड हैं उस चीज़। तो ये चारों चीज़ों को अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर अपनी स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे तो उससे कुछ एज ए डॉक्टर आपको स्ट्रेस होगा, व्यूज़ पॉडकास्ट में व्यूज़ नहीं आते हैं? नहीं, मुझे और देखो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ना, कोई तो सर्च करेगा, कोई एक आदमी तो सर्च करेगा, एक आदमी भी आपके पास आ जाता और अपना काम हो जाता तो हो गया ना हमारा काम। देखो, हमको क्यों लाखों लोगों को ठीक करना है? नहीं, ठीक करने वाली बात नहीं है, लोगों को अवेयर करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पॉडकास्ट या कोई भी, जैसे मैं कभी न्यूज़ चैनल पे जैसे इंटरव्यू देने गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को ठीक करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास आके ठीक हो जाओ। ये एम कभी भी नहीं है। मान ली केरल वाला देख रहा है कोई, तो ये थोड़ी आगरा आके वो आगे आके नहीं कराएगा। लेकिन उसे कम से कम इतना फोकस हो जाए वो कि अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर कर पाए, और उसके घर में किसी को परेशानी है तो उसको ले जाए सही जगह और सही टाइम पे उसका सही इलाज हो पाए, करेक्ट। जिससे कि उसकी लाइफ इम्प्रूव कर जाए। तो वो यही सवाल पूछेगा, रोबोटिक्स मतलब मैंने अगर नी रिप्लेसमेंट कराया तो मेरे को पेन कितना होगा, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? रोबोटिक्स में आपको पेन, ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है। पेनलेस से मतलब ये नहीं है कि आपको पेन 0% होगा, लेकिन पेन जो पहले ट्रेडिशनल सर्जरी में उससे काफ़ी कम हो गया। विद इन 24 आवर्स पेशेंट वॉक करना स्टार्ट करता है। इसमें हम मल्टी मोडल पेन किलर्स होते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, जिससे कि पेशेंट का दर्द कंट्रोल रहे, और शुरू के 2-3 दिन बाद जब वो सारी एक्टिविटीज़ रीगेन करने लग जाता है तो उसे अपने आप अच्छा लगने लग जाता है, कि एक्सरसाइज करके उसे बेटर लगता है, करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली पेन डिक्रीज होने लग जाता है। दूसरा, रिकवरी की मैंने जैसे बात करी कि 2 to 3 वीक्स में आप ऑलमोस्ट एज गुड एज अपना सारे एक्टिविटीज़ करने लग जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, डे 1 से ही आप डिपेंडेंट नहीं है, और 2 to 3 वीक्स में आप ऑलमोस्ट सीढ़ी चढ़ना उतरना, सारे काम करना, अपने घर पे खाना पीना सब कुछ बना सकते हैं, और 1.5 महीने पे तो आप, मतलब आपके घर वाले पूछेंगे कि घर में किसका हुआ था। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आता है पैसा। तो क्या टियर 2 के लोग नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, अफोर्ड कर रहे हैं। कर रहे हैं? इतना सस्ता हो गया है क्या? मतलब क्या एक टेंटेटिव प्राइस माने अगर कि रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट? जो ट्रेडिशनल सर्जरी आप एम करा रहे हैं उससे 10% के अराउंड कॉस्ट इंक्रीज होती है, 10 से 15%। कॉस्ट इंक्रीज सर्जरी की होती है, लेकिन ओवरऑल वो जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो आप कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज ले चुके होते हैं।
क्योंकि पहले पेशेंट 5 दिन रहता था, अब पेशेंट 2 दिन रहता है, तो 3 दिन का आपका बेड चार्ज बढ़ता है, 3 दिन की आपकी विजिटिंग फीस बढ़ती है, तो वो उससे आपकी पेशेंट देखता है कि अच्छा सर्जरी में मेरे इतने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन जो उसके 20,000 रुपये बच रहे हैं वो बाद में एसेस करता है। तो इन दी एंड जाके सर्जिकल कॉस्ट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ता है, तो थोड़े बहुत कॉस्ट में इफेक्ट आता है, लेकिन वो कॉस्ट पेशेंट के लिए ही है। फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली अगर अपन हल्की सी प्राइसिंग की बात कर ले तो नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कितने रुपए में हो जाती है? अप्रोक्सीमेटली बात कर ले अराउंड 1.5 से 2 के बीच में हो जाती 2 के बीच में हो जाती है है मतलब। डेफिनेट डन। फॉर वन नी। डॉक्टर एक स्टोरी बता दीजिए कि जहाँ पे आपके पास एक पेशेंट आया और कंप्लीट जर्नी कंसल्टेशन से लेकर वो एकदम हष्ट-पुष्ट गया वापस घर पे और सब कुछ सही चल रहा हो। ठीक है, जैसे एक पेशेंट आया था हमारे पास, जब हमने स्टार्ट ही करा था, तो उसके दोनों घुटने खराब थे और मतलब वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री 40 डिग्री टेढ़ा पैर करके चलता था, और उस टेढ़े पैर की वजह से उसके राइट पैर में फ्रैक्चर भी हो गया टेढ़ापन की वजह से। तो उसने उसमें प्लास्टर लगा के ठीक करा ली, 3-4 महीने रेस्ट करा, फिर वो हमारे पास आया कि बिल्कुल ही नहीं चल पाते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि चल नहीं पाता है, उसे उससे तो इतने सालों से नहीं चल पा रहा था, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी एक यंग बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी अपने फादर की वजह से, जो मैं सोशल एजेंडा बता रहा था आपको। जो लोग निगलेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं आपकी फैमिली के ऊपर, कि बेटी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी कि जो उनके फादर हैं वो मतलब डिसेबल्ड लगते थे लोगों को, कि ये चल भी नहीं पाते हैं, अपने एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, तो ये कैसे काम करेंगे। तो हमारे पास आए, तो मैंने उनके एक्सरे कराए हमने, फिर हम एक फुल एक्सरे कराते हैं ऊपर से नीचे तक कि कितना टेढ़ापन है, फिर मैं बताया कि आपका पैर इतना टेढ़ा है, इसे सीधा करा जाएगा और रोबोटिक्स के साथ आपका रिप्लेसमेंट होगा। और स्टार्टिंग में हम कुछ वर्कअप कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और हार्ट का इको कराते हैं कि आप सर्जरी के लिए फ़िट हैं कि नहीं। अगर वो सब कुछ आप फिट हैं, तो फिर हमने उनको सर्जरी के लिए एडवाइस करा, और ही वॉज वेरी मोटिवेटेड, नॉट बिकॉज ऑफ हिम बट फॉर हिज फैमिली, कि मुझे अपनी फैमिली की रेपुटेशन की बात आती है, सब चीज़ें की बात आती है, तो उसने कहा मुझे अपने लिए तो करानी है, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए भी सर्जरी करानी है। सही बात है। तो उसका हमने फर्स्ट नहीं करा, फिर उसका क्योंकि काफ़ी ख़राब था, तो हमें अराउंड 2 टू 3 वीक्स उन्हें देना पड़ा सेकंड नी के लिए, फिर 3 वीक्स बाद सेकंड नी करा। उसके जब वो 15 दिन बाद आए सेकंड सर्जरी के बाद, तो उनके नीज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट थे और वो नॉर्मल वॉक कर रहे थे। अपनी बेटी के साथ आए मिठाई का डिब्बा लेके कि सर आज 15 दिन हुए हैं टाँके कटने के, और आप देखिए इसका रिश्ता भी पक्का हो गया है। तो ये एक जर्नी है उस पेशेंट की, कि सिर्फ एक सर्जरी से उसकी लाइफ़स्टाइल तो चेंज हुई, लेकिन उसकी फैमिली की भी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करी है। ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स रहते हैं कि एक यंग चाइल्ड था अराउंड 25 इयर्स ओल्ड, उसके बायलेटरल हिप मतलब कूल्हे की जो जोड़ थे घिसे हुए थे, वो बैठ भी नहीं पाता था। बैठ मतलब चलना तो बहुत दूर है, वो बैठ भी नहीं पाता था, वो बेड रेडी नहीं था बहुत टाइम से। तो फिर वो हमारे पास आया और ऑलमोस्ट वो लेटा ही रहता था। मतलब आप सोचिए 20 साल का लड़का जो पढ़ के 12th पास करके सिर्फ बेड पे लेटा हुआ है। तो उसकी हमने कंडीशन असेस करी, हम ये सोचते हैं कि लोग कैसे मिस कर जाते हैं, सब लोग मिस कर रहे हैं, वो 6 महीने से बेड पे लेटा हुआ है, क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ये सही भी हो सकता है कि नहीं। फिर वो हमारे पास आया, तो उसके हमने जब देखा, उसे असेस करा और सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका हिप रिप्लेसमेंट करे दोनों के, और विदिन 3 वीक्स यू विल नॉट बिलीव कि अगर वो आप उससे मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कभी ऐसा होगा कि बेड रिडन पेशेंट था। अच्छा, एक सवाल और आ इसमें, जैसे ओबेसिटी की बात करी थी अपन ने, तो जिसका अगर ओवरवेट है ऑलरेडी और फिर उसका नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो पहले क्या उसको वेट घटाना पड़ेगा, फिर सर्जरी करानी पड़ेगी? कैसे काम करेगा ये? देखिए ओबेसिटी वाले पेशेंट थोड़े टू एज सॉर्ड होते हैं, कि उन्हें वजन उनका बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादा वजन है तो उसकी वजह से घुटने पे लोड भी आ रहा है, सर्जरी करेंगे तो हमारे जो जॉइंट्स है उस पर लोड आएगा। इनमें से इस पे बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं, कि बीएमआई होता है कि बॉडी मास इंडेक्स, कि आपका बीएमआई कितना है। अगर आपका बीएमआई 35 से ऊपर जा रहा है, सीवियरली ओबीज हैं आप, तो रिकमेंड करते हैं कि आप वेट रिडक्शन सर्जरी कराइए। लेकिन आप 35 से कम है, 30-35 की रेंज में है या उससे कम है, तो एडवाइस करते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जाइए, जिससे कि जब आप मोबिलाइज करेंगे अपने आप को तो ऑटोमेटिकली वेट रिडक्शन की तरफ जाते जाएंगे। तो क्राइटेरिया बीएमआई पे डिपेंड करता है ऐसे पेशेंट्स में, कि उनका किस रेंज में फॉल कर रहा है और पेशेंट कितना मोटिवेटेड है हमारे।
डॉक्टर आने वाले 5 सालों में गोयल सिटी हॉस्पिटल का विज़न क्या है? एक गोयल सिटी हॉस्पिटल को अराउंड 30 ईयर्स हो गए, हुँ, और 30 ईयर्स पे हम जो मेरे फादर ने स्टार्ट करा था पहले अराउंड 10 बेडेड था, फिर 20 30, अभी हम 100 बेडेड हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। हुँ, तो 30 ईयर्स में जैसे हमारा प्रोग्रेस करा है, तो कुछ हमारा एम रहा होगा, इसलिए हम आगे जा पाए हैं। तो अगले 5 साल में हम काफ़ी फोकस्ड हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेके। जब से हमने रोबोट इंट्रोड्यूस करा लास्ट ईयर आगरा में, उसके बाद से आगरा में 5 रोबोट और लग चुके हैं। वाओ! तो इसका मतलब ये है कि आगरा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो एम मेन विज़न यही था कि आगरा का हेल्थ केयर सिस्टम प्रमोट करना है, नॉट कि अपना हॉस्पिटल प्रमोट करना है, कि आगरा का ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, जो आपका वर्क एथिक्स है डॉक्टर्स का, वो इम्प्रूव करना चाहिए, कि लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ मिले जहाँ पर वो सारी चीज़ें वो कर पाएँ जो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे-जैसे हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अगले पिछले 1 साल में, अगर हमारे पास आगरा के सारे हॉस्पिटल्स अब डेवलपमेंट फ़ेज़ में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगरा में सारे कॉर्पोरेट जो हम मेजर मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हैं, वो आगरा में प्रेज़ेंट होंगे। तो लोग दिल्ली, मुंबई तो जाने की सोच छोड़ना, मेरे को लग रहा है कि दिल्ली और मुंबई से लोग आगरा आएँगे फॉर बेटर ट्रीटमेंट। चलो, ये भी बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर आप मतलब जो लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं और जो डरते हैं कॉस्ट के कारण या फिर डिले कर देते हैं कि यार ट्रीटमेंट अभी नहीं कराएँगे, चलो बाद में कर लेंगे, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। हुँ, अगर आप प्रॉब्लम को लेके चलते रहेंगे, तो प्रॉब्लम पहले छोटी होती है, वो बढ़ती चली जाती है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि उनके नी खराब है, मैं बताता हूँ रिप्लेसमेंट, लेकिन आपकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। वो कहते हैं सर नहीं, अभी वेट कर लेते हैं, दवाइयों से काम चला लेंगे, एक्सरसाइज से। तो मैं कहा बिल्कुल करिए आप। फिर मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ कि अभी आप चल के आए हैं, नेक्स्ट टाइम आप वॉकर के साथ आएँगे। उसके बाद आप व्हीलचेयर पे आएँगे, उसके बाद आप स्ट्रेचर पे आएँगे। हुँ, तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन-सी स्टेज में आके इम्प्रूव करना है। अगर आप अभी चलती-फिरती कंडीशन में इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, तो आपके लिए बेटर है। रादर देन कि आप लास्ट स्टेज में जाके जब आपकी मसल्स की वीक हो जाएँ, आपकी बॉडी सर्जरी झेलने लायक कंडीशन में नहीं हो, उस स्टेज में आके कराएँ, सर्जरी तब भी होगी, इम्प्रूवमेंट तब भी आएगा, लेकिन रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आप ले पाएँगे जितना आप डिले करेंगे, हुँ, अपनी किसी भी सर्जरी को, या अगर आपकी नीडेड है हुँ, आपको तो। तो राइट। मेरे लिए एडवाइस है कि टाइमली इंटरवेंशन या टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन डिलेड ये ट्रीटमेंट। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री वाली उसमें भी आप हेल्प करते हैं लोग डेफ़िनेटली। आयुष्मान योजना में हमारा जो हॉस्पिटल है, वो ऑलमोस्ट हर तरह की सर्जरी आयुष्मान योजना के थ्रू करता है। इवन नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट हम आयुष्मान से फ्री करते हैं पेशेंट्स के लिए। तो कोई भी पेशेंट जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसको हम फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हुँ, हैं, और हम जो इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के इम्प्लांट्स हैं, इवन इन आयुष्मान। तो पेशेंट्स को लगता है आयुष्मान में तो कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन ऐसा टच वुड हमारा एम है कि कोई भी पेशेंट भले ही उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसकी पुअर हो या अच्छी हो, लेकिन उसे रिजल्ट्स और उसको जो सर्विसेज हैं हम वो प्रोवाइड कर पाएँ, जो हर जना डिज़र्व करता है, एक ह्यूमन बीइंग डिज़र्व करता मतलब आपके स्टेटस से मैटर नहीं कर रहा रिज़ल्ट, है। डेफ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो रिज़ल्ट सेम मिलेगा। डेफ़िनिटली। डॉक्टर जभी भी कोई पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है और 100% केस में उनको सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं। फिर वो घर आते हैं बोलते हैं यार डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दी। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि बंदे को सर्जरी कराना इम्पोर्टेंट है ही है? आपका जो क्वेश्चन है वो नी पेन नी 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 आर्थ, अच्छा। देखिए, इसमें जो पेशेंट को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसे सर्जरी की नीड है, हुँ, एक तो होते हैं एक्स-रेज़, एक होते हैं पेशेंट की कंडीशन। हुँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके एक्स-रे बहुत ख़राब हैं, हुँ। घुटने बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं, लेकिन पेशेंट इतना बढ़िया चल रहा है, सीढ़ी चढ़ उतर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा भी होता है? ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट दिखाने आते हैं, एक्स-रे तो उनके ख़राब है, लेकिन पेशेंट बढ़िया है। हुँ, तो ऐसे पेशेंट को अगर हम सर्जरी करेंगे, हुँ, तो एक्स-रे तो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन पेशेंट इम्प्रूव नहीं करेगा। हुँ, समझे आप? लेकिन दूसरे पेशेंट होते हैं जिनके एक्स-रे बिल्कुल नॉर्मल है, हुँ, पेशेंट बहुत ख़राब है, हुँ, पेशेंट चल भी नहीं पा रहा है, सीढ़ी चढ़ उतर भी हुँ, नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी करके पेशेंट तो इम्प्रूव हो जाएगा, हुँ, लेकिन नी जॉइंट तो उसके नॉर्मल ही थे। तो फाइनली हमने एक आर्टिफ़िशियल एक जॉइंट डाल दिया उसकी बॉडी में, एक आर्टिफ़िशियल, जैसे एसी ल लगाते हैं हम घर में। आपके घर में 4 कूलर लगे हैं, लेकिन एसी लगा लिया आपने, ठंडा तो कर रहा है वो, लेकिन उस एसी की एक लाइफ़ है। नहीं, नहीं। ऐसी एक जॉइंट की एक लाइफ़ है कि 20 साल बाद उसे फिर से कराना पड़ेगा। हुँ। ऐसा कोई ऐसा मिथ है जो नी रिप्लेसमेंट को लेके लोग आज भी सोचते हैं वो आप
आज आप तोड़ना चाहते हो? जो आजकल हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि 50 ईयर्स 60 ईयर्स, तो वो आएंगे, मैं उनको बताऊंगा उनका घुटना ख़राब हो गया है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो लोग उनके कुछ रिलेटिव भी आएंगे, तो उनके पेरेंट्स भी होते हैं कुछ कुछ जनों के, तो कहते हैं मेरे पापा तो अभी तक सही चल रहे हैं 80 पे, मेरा घुटना ख़राब नहीं हो सकता। या मेरे चाचा ऐसे चल रहे हैं। तो लोग क्या है, दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हैं। जहाँ कंपैरिजन आप करते हैं वहाँ पर ही आप अपना डाउनफॉल के लिए तरफ चलने लग जाते हैं, कंपेनी क्योंकि कंपेयर आप उससे कर रहे हैं जो तो आपसे 30 साल पहले आया था, जिसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। अब आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, और अगले 20 साल बाद जो हम देखना चाह रहे हैं कि जो अभी 60 ईयर्स पे हमारी कॉमन है सर्जरी, हो सकता है 50 45 ऐसे एज डिक्रीज करती चली जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल अपनी काफ़ी इम्प्रूव कर गई है। तो आपको कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो या ना हो। ये नी रिप्लेसमेंट एक लाइफस्टाइल सर्जरी, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पेशेंट मरने नहीं वाला अगर नहीं कराएगा, और करा लेगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई मतलब बड़ा काम कर रकम ले। में चला जाएगा। हाँ, सो लाइफस्टाइल सर्जरी है, तो लाइफस्टाइल अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है वो आपको ही पता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तभी आप इसके लिए सोचिए। अगर आप उसकी तरफ फोकस नहीं है तो आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव नहीं हो पाएगी और आप वैसे ही डिग्रेड करते जाएंगे। परफेक्ट।